अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज कि ये लॉजिकल भी है और थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज कि ये जो चैप्टर, ये जो पॉइंट हम पढ़ने वाले, ये पूरा पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हम और आगे चल के बाब नंबर 22 जो चैप्टर नंबर 22 रहेगा, चैप्टर नंबर 22 जिसको हम कहते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स निकलते हैं उनके बीच में बाहमी रब्त होता है और वो बाहमी रब्त के जरिए वो हमारे बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये पॉइंट्स को आपको रिपीट करना है। बट यहाँ पर जितना मुख्तसर उन्होंने पेश किया है उतना ही ज्यादा डिटेल में उन्होंने ये चैप्टर नंबर 22 में या चैप्टर बाइब नंबर 22 में इसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो कुछ बातें वहां से मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी और ज्यादा। पर यहाँ कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको आज ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमने ये कहा कि हमारे जो इन्हेजामी निज़ाम, हमारा जो हाजमे का निज़ाम है उसके अंदर माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। लेकिन जब डाइजेशन की बात आती है तो डाइजेशन माउथ में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और ये जो काम है कि माउथ से एसोफेगस में मटेरियल गया, फिर स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया। तो बॉडी को कैसे पता चला कि अभी जो फूड है वो माउथ में है, फिर माउथ काम करना शुरू किया, फिर एसोफेगस में है, एसोफेगस ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके उसको धीरे धीरे आगे पहुंचाने का काम किया, फिर स्टमक में आया, स्टमक ने अपना काम करना स्टार्ट किया, फिर इंटेस्टाइन में। लेकिन जब माउथ से स्टमक में खाना जा रहा है या एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जा रहा है तो माउथ रिलैक्स हो गया, उसके बाद एसोफेगस का काम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद स्टमक का काम स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन का काम स्टार्ट हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है कि पहले माउथ काम करेगा, फिर एसोफेगस काम करेगा, फिर स्टमक काम करेगा, फिर इंटेस्टाइन काम करेगा, ये जो कंट्रोल है, ये जो मैकेनिज्म है कि कौन पहले काम करेगा, कौन बाद में काम करेगा, ये जो सिस्टम है ये एक कंट्रोल, इसके ऊपर किसी का काबू है, कोई तो है जो इस निज़ाम को कंट्रोल करता है। तो ये निज़ाम जो कोई कंट्रोल कर रहा है ये किस वजह से होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल होती है। जैसा हमारे पास है, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें कि भाई चोरी को कंट्रोल करना है तो पुलिस का सिस्टम है, बीमारी को कंट्रोल करना है तो डॉक्टरों का सिस्टम है ना। तो ये पूरा सिस्टम हमारे पास बना हुआ है। तो एक डॉक्टर जाएगा, वो डॉक्टर अब बात बताएगा कि ये चीजें नहीं खाना, ये करना है, या वो रोकेगा किस चीज से रुक जाइए, इस चीज को मत करिए, या पुलिस वाला है वो डंडा बताएगा, है ना। इस तरह से हमारे पास होता है। तो हमारे जिस्म के अंदर भी कुछ डॉक्टर है, हमारे जिस्म के अंदर भी कुछ पुलिस के एहलकार है जो ये काम अंजाम देते हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं, इनको किस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि जो हमारे मुंह है यानी हमारा जो माउथ है और उससे लेकर आंत यानी इंटेस्टाइन, इस रास्ते में होने वाले जितने भी अमल है, उस रास्ते में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर ऐसाबी और हार्मोनिक कंट्रोल होता है। यानी आसाबी कंट्रोल मतलब यहाँ पर जो आसाब है, आसाब का मतलब क्या होता है, आसाब मतलब नर्व्स जो हमारा ब्रेन है, और हार्मोन्स यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो तग़ज़ियाई या ग़िज़ा नहीं होते, लेकिन इनका होना हमारे लिए जरूरी है। इनका मतलब इनसे हमको किसी तरह की एनर्जी नहीं मिलेगी, इनसे किसी तरह की ग़िज़ा हमको नहीं मिलेगी, कोई न्यूट्रिएंट हमको इनसे नहीं मिलेगा, लेकिन इनसे हमारे बॉडी में कुछ काम होते हैं। तो ये एक सिग्नलिंग का रोल प्ले करते हैं, मैसेज पहुंचाने का रोल करते हैं। जिस तरह से आज हम डिजिटल मैसेज पहुंचा देते हैं या व्हाट्सएप पे जिस तरह से मैसेज पहुंचाते हैं, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह किसी इंफॉर्मेशन को लेकर जाना होता है, तो ये हार्मोनी क्या करता है, ये केमिकल फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके जाता है। तो आसाबी और हार्मोनिक कंट्रोल के तहत ये हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं, जितने भी काम है, जितने भी मकसद है, वो सब अंजाम पजीर होते हैं।
और ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि मुख्तलिफ हिस्सों के माबैन मुनासिब रब्त कायम रहे। ये जो आसाबी और हार्मोनल कंट्रोल हमारे जिस्म में बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे जिस्म के माबैन मुनासिब रब्त कायम रहे। हमारे जो भी जिस्म के आज़ा है उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहे, वो एक दूसरे को समझ सके, उनके दरमियान में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और वो उस हिसाब से क्या करें, काम करें। जैसा हमारे जिस्म के अंदर ये होता है कि देखने का काम, सूंघने या मुंह में खाने की मौजूदगी, लॉब के इफराज के लिए क्या होता है, महीज अता करती है। महीज अता करती है मतलब एक सिग्नल देती है, उसको एक रेस्पॉन्स देती है। नतीजे में ये होता है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं और जब आप किसी चीज को सूंघते हैं, जैसे आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, तो आपने उसको देखा, आप बाजू हट गए। जैसे ही आप उसको देखते अचानक में, तो आप फौरी वहां से हट जाते हैं। अब आप नहीं सोचते कि यार ये ट्रक बहुत बड़ा है, ये मेरे ऊपर आएगा तो मेरा क्या होगा, इतना नहीं सोचते। आपको मालूम है इससे नुकसान होने वाला है, आप वहां से हट जाते हैं। या आपको कोई चीज सूंघनी, आपने जैसे सूंघा गुलाबी जामुन की खुशबू आ रही है या बिरयानी बन रही है, नान खलिया बन रहा है, फटाक से आपके मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, आपको भूख लग जाती है। इसी तरह से मुंह में आपके खाने की मौजूदगी, आपको मालूम है मेरे मुंह में है तो कोई चीज रखी हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली, मतलब आप बात करते करते भी उसको आसानी से क्या करते हैं, चबाते हैं। आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि भाई रुक जा 2 मिनट, अभी मैं चबा रहा हूँ, तू बोलता है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं अब रुक जा, अब मैं बोलूंगा, मैंने क्योंकि चबाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, आप जब बोलते हैं तो साइमल्टेनियसली आप चबाते भी है। तो ये एक मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म आपके माउथ के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है? फिर लुआब का इफराज, जैसे ही आपने माउथ में कोई चीज रखी, खुद ब खुद आपके अंदर माउथ के अंदर लुआब आना शुरू हो गया। तो ये जितने भी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये किस तरह से होते हैं, तो उसके पीछे हमारे आसाब और हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके जिम्मेदार है। तो जब ये हमारे जिस्म में इस तरह से होता है, तो इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर गैस्ट्रिक जूस और आंत का जूस के इफराज में भी आसाबी सिग्नलों से क्या होता है, हिजान होता है या हिजान पैदा होता है, यानी स्टिमुलेट होता है हमको, वो उनका सिक्रीशन स्टार्ट होता है, उनका इफराज शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। फिर एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों में उजलाती है। हमारा हमने कहा कि माउथ है, तो माउथ के अंदर क्या होता है, मैकेनिकल मीन्स वो चबाने का, जो जबान है हमारी वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहती है, चीजों को मिक्स करते रहती है। फिर हमारे फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के अंदर एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है। तो जब मालूम पड़ता है कि ग़िज़ा अंदर आने वाली है, तो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस आके लग जाता है, वो बंद हो जाती है। फिर एसोफेगस है, तो एसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर अगेन मूवमेंट स्टार्ट होगा, उसके अंदर जितने भी रग है, जो जो रग है वहां पर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, वो खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये सारे काम जो है, ये जितने भी उजलाती हरकत है, जो मस्कुलर मूवमेंट है, ये जो अमल है, ये भी क्या होते हैं, आसाब के जरिए क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये जो एसाबी अमल है, ये मुकामी भी हो सकता है या मरकजी आसाबी निज़ाम से क्या हो सकता है, वाबस्ता होता है। मतलब हमारे मरकजी आसाबी निज़ाम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये मकामी भी होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर भी हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी हमने वहीं पर उसको ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है, जब भी खाना आता है तो वो खुद ही चालू होता है। और कुछ जगह पर ये है कि हमने वो जो भी मूवमेंट है उसको ऑटोमेटिक रखने के बजाय हमने सेमी ऑटोमेटिक रखे हैं, जब हमको लगता है कि ये काम होना चाहिए तब हम करवाते हैं। तो मरकजी आसाबी निज़ाम के जरिए भी वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, यानी वो सेमी ऑटोमेटिक होता है। और मुकामी आसाबी निज़ाम के जरिए अगर कंट्रोल होगा तो वो ऑटोमेटिक होगा। तो इस तरह से भी हमारे जिस्म के अंदर ये काम होता है। फिर हाजम रसो मतलब जो हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करने वाले जितने भी रस है, यानी गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, फिर पैनक्रियाटिक जूस, ये सारे हैं। तो इनके इफराज का हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। जिस तरह से आसाबी कंट्रोल है, इसी तरह से इनके इफराज का क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है। जो गैस्ट्रिक और आंत के म्यूकोजा से निकलने वाले जो मकामी हार्मोन है, यानी जैसे खाना स्टमक में पहुंचा तो वहां पर हार्मोन रिलीज हो गए, जैसे खाना इंटेस्टाइन में पहुंचा तो वहां पर भी रिलीज हो गया। यानी हमने पढ़ा हुआ है डिओडिनम के अंदर पूरा डाइजेशन का जो अमल होता है वो डिओडिनम के अंदर होता है, तो उस वक्त वहां पर ही बहुत सारा सिक्रीशन होता है। तो इस तरह से ये अमल अंजाम दिया जाता है।
तो सिंपल हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो डाइजेशन का अमल है या जो हमारा हाजमे का अमल है, इस हाजमे के अमल को दो तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, दो तरह से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, दो तरह से उसको चला सकते हैं। तो एक है एसाबी और दूसरा है हार्मोनल। दूसरा कौन सा है? हार्मोनल। एसाब के अंदर कौन काम करेगा? एसाब के अंदर हमारे पास काम करेंगे ब्रेन, और हार्मोन्स के अंदर जो काम करेगा तो हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड काम करते हैं वहां पर? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक पूरा सिस्टम है जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले और समझेंगे ना। बच्चों, मैं अब जो चीजें आपको समझाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये वाली जो डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है, तो पहला ये डायग्राम और दूसरा ये डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है एसाबी यानी नर्वस सिस्टम वाली, कि हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से डाइजेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है या एसाबी निजाम कंट्रोल करता है। और ये वाली जो डायग्राम है ये है हार्मोनल सिस्टम वाली, या हम कहेंगे आगे चल के इसको एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इसको दो तरह से आपको याद रखना है, हार्मोनल और एंडोक्राइन सिस्टम। ना सबसे पहले हम बात करते हैं आसाबी निजाम के। आसाबी निजाम में काम किस तरह से होता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रेन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन। और इस ब्रेन के अंदर आपको मालूम है कि ब्रेन के अंदर जो तीन पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन है। तो यहाँ पर जो लास्ट ब्रेन का जो पार्ट है, तो एक ब्रेन के अंदर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। एक पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का वो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। और एक लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो जब भी हमारे जिस्म के अंदर, यानी हमको जब भी भूख लगती है या जब भी हमको कोई चीज हम स्मेलिंग करते हैं या देखते हैं, तो टेस्ट करना या आप उसकी स्मेल सूंघ रही है या थाउट ऑफ फूड, कभी कभार ये होता है कि आपको फूड को आप इमेजिन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर सिग्नल जनरेट होते हैं और वहां पर कुछ कीमो रिसेप्टर है। कीमो रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर है? टेस्ट यानी जबान है। तो जैसे ही आप कोई चीज खाते हैं तो वो क्या है? वो केमिकल ही है। तो कीमो रिसेप्टर जबान के ऊपर है। नोज है, तो कोई स्मेल है जब वो उड़ते हुए आ रही है, तो यानी वो केमिकल उड़ता हुआ आया, नाक के अंदर जो रिसेप्टर है वहां चिपक गया। या थाउट है, कुछ फूड के मामले में आप सोच रहे हैं, तो वहां को क्या होते हैं? जबान, हमारे जो सेंसरी सिस्टम है वहां पर कीमो रिसेप्टर होते हैं जो उन सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और कुछ जबान, जो हमारे माउथ की अगर बात करेंगे तो वहां पर टेक्टाइल सेंसेशन होता है माउथ के अंदर, यानी आपने किसी चीज को जबान पे रखा तो उसके जबान पे उसको रखने की वजह से वहां रगड़ पैदा होगी। वो रगड़ भी सिग्नलिंग का रोल प्ले करेंगी, मैसेज का रोल प्ले करेंगी, पैगाम रसा का रोल प्ले करेंगी। वो मैसेज, वो पैगाम हमारे ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन के पास वो पैगाम कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। कहाँ पर जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस उस सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको समझेगा, समझकर ब्रेन को देगा। ब्रेन वापस सिग्नल करेगा, और ब्रेन के पास जो सिग्नलिंग रिसीव करेगा वो कौन करेगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यानी हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल करेगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सीधा सिग्नल करेगा स्टमक की तरफ या हमारे बॉडी के अंदर। तो वो किसके जरिए करेगा? वो करेगा वेगस नर्व्स के थ्रू। इसके जरिए करेगा वेगस नर्व्स के जरिए। और वेगस नर्व के जरिए जब वो स्टमक को सिग्नल करता है तो स्टमक के अंदर रिलीज होता है हिस्टामिन और एक होता है गैस्ट्रिन। हिस्टामिन और गैस्ट्रिन की वजह से जो स्टमक है इसके अंदर स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी स्टमक अपना काम स्टार्ट करता है। नतीजे में यहाँ पर जो भी फूड है उसका डाइजेशन होगा, और इसमें से क्या होगा? जो भी फूड मटेरियल है वो ब्लड के थ्रू क्या होगा? उसका सर्कुलेशन होना स्टार्ट होगा। फिर दूसरी जगह ये कि ये जितना भी गैस्ट्रिन, हिस्टामिन है, ये ब्लड के जरिए फिर वापस किसको मिलेगा? स्टमक को। नतीजे में क्या होगा? जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीशन है वो धीरे धीरे क्या होगा? हार्मोन्स का, गैस्ट्रिक जूस का, और ये स्पेशली गैस्ट्रिक जूस का जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो यह सिंपल चीज याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जब भी हमारी नोज से, हमारी जबान से जो भी सिग्नल जाता है उसके बाद हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक्टिवेट होता है, और वो वेगस नर्व के जरिए फिर हमारे जो
एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी स्पेशली स्टमक को सिग्नल करना शुरू करता है कि वो कितना काम करेगा। ठीक है ना, तो ये एक नर्वस सिस्टम वाला सिस्टम हो गया या आसाबी निजाम हो गया। दूसरा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो हमारे जिस्म का दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मेडियो केमिकल या हार्मोनल सिस्टम। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि अगेन सेम कि जब भी आप कोई फूड देख रहे हैं या फूड को सूंघ रहे हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होते हैं। तो स्टेज रिसेप्टर है हमारे जिस्म के अंदर हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं सिग्नल किसको, ब्रेन को, विच ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ जो सिक्रेशन स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ होता है स्टमक, जैसा मैंने पहले कहा कि आसाबी सिस्टम के जरिए स्टमक तक सिग्नल आ गया। अब स्टमक और इंटेस्टाइन यहाँ पर हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, क्योंकि जो ग्लैंड्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है, तो यहाँ जो है हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ कौन है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, वहां से ये सिग्नलिंग करेगा जो आके किसको एक्टिवेट करेगा, स्टमक को। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, एक हार्मोन है जो रिलीज होगा जिसका नाम है गैस्ट्रिन। तो स्टमक क्या करेगा, गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा। जैसे वो गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा स्टमक एसिड। इस स्टमक एसिड को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टमक एसिड का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है उसका दूसरा, गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। फिर मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकोस होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है। ये पूरा कंपोजिशन वहां रिलीज होगा और वो क्या करेगा, अपना काम स्टार्ट करेगा। नतीजे में यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज हुआ जिस गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन स्टमक में रिलीज होगा, फिर वो सिग्नल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आगे यही गैस्ट्रिक की वजह से आगे चल के जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है सिक्रेटिन। हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, सिक्रेटिन। और दूसरा एक और हार्मोन है जिसका नाम है कोलेसाइटोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसाइटोकाइनिन, या उसको कहा जाता है CCK। क्या कहा जाता है उसको, कोलेसाइटोकाइनिन और CCK। तो ये जो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेटिन और कोलेसाइटोकाइनिन है, ये दो काम करते हैं। एक काम क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। वो क्या करेंगे, पैनक्रियास को सिग्नल करेंगे। किसको जाके सिग्नल करेगा, ये पैनक्रियास को। और पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियास से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस, यानी वो जितने भी खामरे थे, है ना, आपको याद आ रहा होगा कल हमने पढ़ा था कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, पूरे खामरे होते हैं, गैर फाल खामरे होते हैं। ये गैर फाल खामरे रिलीज होंगे इंटेस्टाइन के अंदर, डियोडिनम के अंदर, वहां जाके ये पूरा काम करेंगे। वहां पर वो जो भी फूड मटेरियल है उसको और ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो होता है बाइल, इसका प्रोडक्शन करवाते हैं वो बाइल। हमने पढ़ा हुआ है कि जो लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर बनाता है बाइल, और ये बाइल को वो कहाँ स्टोर करके रखता है, गॉल ब्लैडर। कल हमने पढ़ा था कि जो बाइल है वो बाइल बनता लीवर में है, लेकिन उसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में। उसको जमा करके कहाँ रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में। और जब उसकी जरूरत होती है तब गॉल ब्लैडर से फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो हार्मोन्स पढ़े, 3 नाम हमने हार्मोन के पढ़े। एक हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, जो किसको एक्टिवेट करेगा, जो एक्टिवेट करेगा स्टमक को। दूसरा नाम हमने पढ़े सिक्रेटिन, और एक नाम पढ़े CCK। सिक्रेटिन और CCK ये किसको एक्टिवेट करते हैं, एक तरफ वो एक्टिवेट करते हैं पैनक्रियास को, दूसरी तरफ वो एक्टिवेट करते हैं लीवर को। पैनक्रियास को एक्टिवेट करेंगे तो क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस, और लीवर को एक्टिवेट करेंगे तो क्या बनना, बाइल। और बाइल आगे चल के गॉल ब्लैडर में जमा होगा, और गॉल ब्लैडर उसको कहाँ रिलीज करेगा, इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो यहाँ 2 बातें आपको याद रखना है, एक आसाबी निजाम के अंदर कौन काम कर रहा है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि हार्मोनल सिस्टम में जिस्म के अंदर खाने को कंट्रोल कौन करता है। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन आता है कि जब गैस्ट्रिन रिलीज हुआ तो स्टमक स्टार्ट हो गया,
सिक्रेटिन रिलीज हुआ और सीसीके रिलीज हुआ तो पैनक्रियाज और लीवर स्टार्ट हो गया। अब ये जब लीवर और ये सारी चीजें, जिस तरह से एक गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो गाड़ी बाद में बंद होना चाहिए। कोई भी काम जब शुरुआत हुआ तो उस काम को खत्म भी करना चाहिए। तो इन स्टमक को भी रोकने के लिए और सिक्रेटिन और सीसी के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक और हार्मोन रिलीज होता है जो जिसका नाम है GIP। क्या नाम है उसका? GIP। GIP का मतलब क्या है? GIP का मतलब है गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या नाम है उसका? गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GIP। ये GIP क्या करेगा? गैस्ट्रिन जो रिलीज हो रहा है उस गैस्ट्रिन को जाके रोक देगा। अगर गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन उसने रोक दिया, इसका मतलब स्टमक की एक्टिविटी स्टॉप हो गई। स्टमक की एक्टिविटी अगर स्टॉप हो गई तो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी स्टॉप हो गई, यानी खुद ब खुद सिक्रेटिन और CCK का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यहाँ आपको 4 हार्मोन के नाम याद रखना है: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK, GIP, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग प्रोटीन। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल और आसाबी कंट्रोल होता है, जो अलग अलग वक्त में हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करता है, उनसे काम करवा के लेता है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर भी अगर कोई सवालात है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और यूट्यूब चैनल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। ठीक, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।